नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से सारे लोग आ जाइए। फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। और बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 को ध्यान में रखते हुए सामान्य ज्ञान की ये दूसरी क्लास होने वाली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, जहां पर हम लोग जीके जीएस के, सामान्य ज्ञान के, सामान्य जागरूकता के, जनरल अवेयरनेस के बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले प्रश्नों को करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। इससे पहले हम लोगों ने एक क्लास कंप्लीट कर लिया है, एक क्लास हो चुकी है हमारी। अगर आपने पिछली क्लास को नहीं देखा है तो उसको भी जरूर देख लीजिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आज ये बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 को ध्यान में रखते हुए सामान्य ज्ञान की जनरल पेपर की दूसरी क्लास होने वाली है। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप लोगों से निवेदन करूंगा, सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहा करे। तो चलिए शुरू करेंगे आज की शानदार क्लासों को। पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है, मुद्रास्फीति में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति होती है? कम वस्तु पर अधिक मुद्रा व्यय, अत्यधिक वस्तु किंतु अल्प मुद्रा व्यय, अत्यधिक जन और अल्प मात्रा में वस्तु, अत्यधिक जन और अल्प मात्रा में मुद्रा। तो पहले प्रश्न की बात करेंगे, पहले प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण आज का ये सेशन होने वाला है और आपको लास्ट तक बने रहना, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है ये आज का सेशन। ठीक है, जहां पर हम लोग जनरल अवेयरनेस के, सामान्य जागरूकता के, सामान्य ज्ञान के बहुत ही अच्छे वाले प्रश्नों को करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। पहले प्रश्न का आंसर करेंगे, मुद्रास्फीति। बताइएगा क्या स्थिति होती है? तो मुद्रास्फीति की अगर हम लोग बात करेंगे तो मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई। ठीक है, मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है? महंगाई। और जब महंगाई होती है तो आपको पता है कि महंगाई में क्या होता है? महंगाई में चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं। आपको थोड़ी सी वस्तु के लिए अधिक पैसा देना पड़ता है। ठीक है, जो सब्जी आप 20 रुपए में लाते थे, जब महंगाई होती है तो वही सब्जी आप क्या होता है, उतनी ही सब्जी को आप 100 रुपए में लेकर के आते हैं। मतलब थोड़ी सी चीज के लिए आपको अधिक मुद्रा व्यय करनी पड़ती है। तो आप क्या कहेंगे? ऑप्शन संख्या ए कहेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो कम वस्तु पर अधिक मुद्रा को आपको व्यय करना पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे, दूसरे प्रश्न का आंसर करेंगे। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तब उनके द्वारा निम्नलिखित में से क्या प्रकाशित किया गया था? ठीक है, गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो दक्षिण अफ्रीका में उनके द्वारा कौन सी पत्रिका का संपादन किया गया था? यंग इंडिया है, इंडियन ओपिनियन है, नवजीवन है, इनमें से कोई नहीं है। क्या हो जाएगा? गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनके द्वारा निम्नलिखित में से क्या प्रकाशित किया गया था? यंग इंडिया है, इंडियन ओपिनियन है, नवजीवन है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? दूसरे प्रश्न की बात करेंगे तो आप कहोगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनके द्वारा इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र का संपादन किया जाता था। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गांधी जी के द्वारा क्या हो जाएगा? तो इंडियन ओपिनियन नामक, ठीक है, समाचार पत्र जो है वो इनके द्वारा प्रकाशित किया जाता था। तो ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी यंग इंडिया अगर हम लोग बात करें, इंडियन ओपिनियन की बात करें, नवजीवन की बात करें, इसके अलावा हरिजन की बात करें, तो ये सब गांधी जी की पत्रिकाएं हैं। तो आपको याद रखना है। ठीक है, ये सब क्या है? तो ये सब गांधी जी की पत्रिकाएं, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, हरिजन, ये सब गांधी जी से संबंधित है, आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। तीसरा प्रश्न आपसे कह रहा है, 1665 में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या था? अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण सा प्रश्न है। बताइएगा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? और इस प्रश्न को आपको याद रखना, आपसे डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि जो पुरंदर की संधि हुई थी ये कब हुई थी? तो आप कहोगे 1665 में हुई थी। ठीक है, पुरंदर की संधि अगर हम लोग बात करेंगे कब हुई थी, तो आप कहोगे 1665 में हुई थी। और किसके किसके बीच हुई थी? आपसे ये भी प्रश्न बन सकता है। ठीक है, कि किसके किसके बीच पुरंदर की संधि हुई थी? तो आप कहोगे शिवाजी महाराज और राजा जय सिंह के बीच में। ठीक है, किसके? तो शिवाजी महाराज और राजा जय सिंह के बीच में। ठीक है, शिवाजी महाराज और राजा जय सिंह के बीच में 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी। और इस संधि का उद्देश्य क्या था? शिवाजी से मैत्री भाव बनाए रखना, शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद के बीज को बोना, शिवाजी को धोखा देना, शिवाजी को मुगलों के हाथ की कठपुतली बनाना। तो तीसरे प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद के बीज बोना, ताकि ये दोनों लोग आपस में लड़ते रहें और दक्षिण भारत में मुगलों का कार्य आसान हो सके। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे।
चौथे प्रश्न का आंसर करना है, आपको मिलान करना है। ठीक है, तो आपको मिलान करना है। एक तरफ आपको कुछ हड़प्पा सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थलों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनसे प्राप्त साक्ष्यों के नाम दिए गए हैं और आपको मिलान करना है। तो मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, कालीबंगन है और लोथल है। दूसरी तरफ आप स्टैचू ऑफ प्रीस्ट है, पत्तन है, हल के चिन्ह है और ग्रेट बाथ है। ठीक है, तो आपको मिलान करना है। एक तरफ आपको हड़प्पा सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य दिए गए हैं, दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करेंगे तो दूसरी तरफ आपको हड़प्पा सभ्यता की एक तरफ आपको स्थलों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ वहां से प्राप्त साक्ष्यों के नाम दिए गए हैं और आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, कोट के आधार पर आपको सही विकल्प तक पहुंचना है। तो चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो लोथल अगर हम लोग बात करें तो लोथल क्या हो जाएगा। तो लोथल से हमको क्या हो रहा है, तो लोथल से हमको बंदरगाह के साक्ष्य मिल रहे हैं। ठीक है, लोथल से हमको समुद्री पत्तन या फिर कहेंगे बंदरगाह के साक्ष्य मिल रहे हैं। मोहनजोदड़ो से अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको बृहत स्नानागार के प्रमाण मिल रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो हड़प्पा से आपको पुजारी की मूर्ति मिल रही है, स्टैचू ऑफ प्रीस्ट पुजारी की मूर्ति मिल रही है। और कालीबंगा से अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको हल के निशान, जुते हुए खेत के प्रमाण मिल रहे हैं भाई। ठीक है, क्या हो रहा है, तो जुते हुए खेत के प्रमाण मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो पहले का चौथा, पहले का चौथा तो आपको एक ही विकल्प में दिख रहा है, तो यहाँ पर तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पहले का चौथा ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। रक्त का रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है। साइट्रोक्रोम है, क्लोरोफिल है, हीमोसायनिन है या फिर हीमोग्लोबिन है। क्या हो जाएगा, पांचवें प्रश्न की बात करेंगे तो मानव रुधिर का रंग जो होता है वो लाल होता है, किसके कारण होता है बताइएगा क्या आ जाएगा। तो आप कहोगे हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन के कारण मानव रक्त का रंग लाल होता है, ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लोरोफिल की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे पत्तियों का रंग जो है वो क्या होता है, वो हरा होता है क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से किसे सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। थाईलैंड है, अफ्रीका है, क्यूबा है, टर्की है। क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे तो किसे सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। आप क्या कहोगे, आप कहोगे ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थाईलैंड को, थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश कहते हैं। साथ ही साथ आपको याद रखिएगा थाईलैंड को दक्षिण पूर्व एशिया का चावल का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, क्या करते हैं, तो दक्षिण पूर्व एशिया का, दक्षिण पूर्व एशिया का चावल का कटोरा कहा जाता है। दक्षिण पूर्व एशिया का चावल का कटोरा कहा जाता है किसको, तो आप कहोगे थाईलैंड को कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, क्यूबा की बात करेंगे तो क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। क्यूबा को क्या करते हैं, तो क्यूबा को चीनी का, विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है किसको, क्यूबा को। ये याद रखिएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा थाईलैंड, ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो पीपल है, सागौन है, बरगद है, नारियल है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, चलिए इस प्रश्न की बात करेंगे क्या आ जाएगा, तो पीपल है, सागौन है, बरगद है, नारियल है। सातवें प्रश्न की बात करेंगे क्या आ जाएगा, तो राष्ट्रीय वृक्ष अगर हम लोग बात करेंगे भारत का तो आप कहोगे बरगद हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो बरगद हो जाएगा। याद रखेंगे भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा हो जाएगा, तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे बरगद जो है ये भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। और अगर हम लोग भारत के राष्ट्रीय पुष्प की बात कर लेंगे, राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो आप कहोगे कमल है। राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो आप कहोगे कमल है। राष्ट्रीय पक्षी अगर आपसे पूछ लिया जाए पक्षी क्या है, तो आप कहोगे मोर है। ठीक है, क्या है, तो आप कहोगे मोर है। राष्ट्रीय पशु अगर आपसे पूछ लिया जाए तो पशु क्या है, तो आप कहोगे बाघ है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो आप कहोगे बाघ है। पक्षी क्या है, मोर है। पुष्प कौन सा है, कमल है। वृक्ष अगर हम लोग बात करेंगे तो बरगद है। खेल अगर हम लोग बात कर लेंगे, खेल क्या है, तो आप कहोगे हॉकी है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय खेल आपसे पूछ ले क्या है, तो आप कहोगे हॉकी है। और अगर आपसे भारत का राजकीय चिन्ह पूछ ले कि भारत का राजकीय चिन्ह क्या है, तो आप कहेंगे अशोक स्तंभ है। ठीक है, क्या है, तो भारत का राजकीय चिन्ह क्या है, तो आप कहेंगे अशोक स्तंभ है। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी एक मछली है बताइएगा। जेलीफिश है, लोबस्टर है, व्हेल है, साल्मन है। तो कौन सी एक मछली है। अब ये तो आसान सा प्रश्न हो गया। ठीक है, अब ये तो आसान हो जाएगा, बताइएगा क्या हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न की बात करेंगे क्या आ जाएगा, तो इनमें से कौन सी मछली है।
ठीक है, तो जेलीफिश है, लोबस्टर है, सॉल्मन है या फिर व्हेल है, बताएंगे इस प्रश्न का आंसर। चलिए इस प्रश्न का आंसर करिएगा, क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे, आप क्या कहोगे? आप कहोगे व्हेल, और व्हेल गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो व्हेल गलत हो जाएगा, याद रखिएगा व्हेल नहीं होगा। आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सी मछली है, तो हम लोग व्हेल को आमतौर पर मछली के रूप में जानते हैं, जो कि नहीं होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सॉल्मन हो जाएगा। अब मछली अगर हम लोग बात करें व्हेल क्यों नहीं होगा, तो व्हेल आप याद रखिएगा, व्हेल जो है ये क्या होता है, तो ये स्तनधारी होती है, ये बच्चों को दूध पिलाने का काम करती है। साथ ही साथ आपको याद रखना है जो व्हेल है, ठीक है, ये गलफड़ों से नहीं बल्कि फेफड़ों से सांस लेती है, तो व्हेल को मछली की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो व्हेल की अगर हम लोग बात करेंगे तो व्हेल को, ठीक है, क्या हो जाएगा? तो मछली की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। कौन सी मछली है? तो आप कहोगे सॉल्मन है। ये पूछा गया प्रश्न और मैक्सिमम बच्चों ने इसको गलत आंसर किया, व्हेल देख करके तुरंत व्हेल को कलर कर दिया, आंसर कर दिया। किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असंबद्ध रेखा क्या कहलाती है? तल चिन्ह, समोच्च रेखा, प्रपत्र लाइनें या फिर हैच्योर, क्या हो जाएगा? नवे प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा? नवे प्रश्न की बात करेंगे, किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असंबद्ध रेखा को क्या कहते हैं? तलचिन्ह कहते हैं, समोच्च रेखा कहते हैं, प्रपत्र लाइनें कहते हैं या फिर हैच्योर कहते हैं, क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, हैच्योर कहते हैं। ऑप्शन संख्या डी आंसर करिएगा, हैच्योर कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। अच्छा, ये प्रश्न तो फिर से वही, ठीक है, दोबारा से रिपीट हो गया, हैच्योर इसको कहेंगे। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, 10वें प्रश्न का आंसर करेंगे। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति तेजी से आती हुई ट्रेन की ओर खिंचाव सा क्यों महसूस करता है? ट्रेन और व्यक्ति के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, व्यक्ति के भ्रम के कारण, अभिकेंद्र बल के कारण या फिर उनके बीच तेजी से गतिमान वायु के कारण, बताएंगे क्या आ जाएगा? ठीक है, गतिमान वायु के दबाव दाब में अंतर के कारण बताएंगे। 10वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या आ जाएगा? चलिए 10वें प्रश्न की बात करेंगे, तो रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति तेजी से आती हुई ट्रेन की ओर खिंचाव सा क्यों महसूस करता है? ट्रेन और व्यक्ति के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, व्यक्ति के भ्रम के कारण, अभिकेंद्र बल के कारण या फिर उनके बीच तेजी से गतिमान वायु के कारण दाब में अंतर, क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उनके बीच तेजी से गतिमान वायु के कारण दाब में जो अंतर आ रहा है उसकी वजह से उस व्यक्ति को ट्रेन की ओर खिंचाव सा महसूस होता है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन संख्या डी यहाँ पर आंसर करिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, नेटवर्क के अंदर बहुत से कंप्यूटरों द्वारा भेजे गए भारी मात्रा में डेटा के अत्यधिक भर जाने पर नेटवर्क डेटा नहीं दे पाता है, उसे क्या कहते हैं? एक्सेस कंट्रोल, कंजेशन, एरर प्रोपेगेशन या फिर डेडलॉक, क्या हो जाएगा? 11वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा? कई बार आपने आपने जब आप फोन मिलाते हैं तो वहां पर भी आप देखते हैं, किसी मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है और उसको कई सारे लोग क्या करते हैं, एक साथ फोन मिलाने लगते हैं, तो फिर फोन नहीं लगता है, आपको बताता है कि अभी व्यस्त हैं। ठीक है, अभी कंजेशन की प्रॉब्लम है। तो क्या होता है, नेटवर्क के अंदर अगर हम लोग बात करेंगे तो बहुत से कंप्यूटरों द्वारा भेजे गए भारी मात्रा में डेटा के अत्यधिक भर जाने पर नेटवर्क जो है वो डेटा नहीं दे पाता है, आपको सही आउटपुट नहीं दे पाता, और उसको क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे कंजेशन कहते हैं। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? शेख अब्दुल्ला को, मणिलाल गांधी को, खान अब्दुल गफ्फार खान को या फिर गोपाल कृष्ण गोखले को? तो सीमांत गांधी, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है सीमांत गांधी के नाम से। आपको याद रखना है सीमांत गांधी, इन्हीं को फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। ठीक है, इन्हीं को फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। आपको याद रखना है इन्हीं को बादशाह खान भी कहा जाता है। ठीक है, बादशाह खान भी कहा जाता है। और इनका एक संगठन है और इस संगठन का नाम क्या है? तो आप कहोगे खुदाई खिदमतगार। ठीक है, क्या है? तो इनका एक संगठन है जिसका नाम क्या है? तो जिसका नाम है खुदाई खिदमतगार, याद रखना है। ठीक है, इनका एक संगठन है जिसका नाम है खुदाई खिदमतगार, और इस संगठन के लोग लाल कुर्ती पहनते थे, इसलिए लाल कुर्ती दल के रूप में भी ये फेमस है। ठीक है, इस संगठन के लोग क्या करते थे? तो लाल कुर्ती पहनते थे, इसलिए लाल कुर्ती दल से भी आपसे पूछ लेता कि लाल कुर्ती दल से किसका संबंध है, खुदाई खिदमतगार से किसका संबंध है, बादशाह खान, फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी किसे कहते हैं? तो आप कहोगे खान अब्दुल गफ्फार खान को। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इनके संदर्भ में एक अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट आपको याद रखना है कि ये पहले गैर भारतीय हैं,
ठीक है, ये पहले क्या है, ये पहले गैर भारतीय हैं जिनको भारत रत्न दिया गया। ठीक है, ये पहले गैर भारतीय जिन्हें ये पहले गैर भारतीय जिन्हें भारत रत्न दिया गया। अब आपसे प्रश्न बन सकता है कि भारत रत्न दिया गया तो कब दिया गया, तो आप कहोगे 1987 में। ये पहले गैर भारतीय हैं, पहले विदेशी व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न दिया गया है 1987 में। तो ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन से ईंधन में सबसे कम प्रदूषण होता है? निम्नलिखित में से कौन से ईंधन में सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है? डीजल है, केरोसिन है, हाइड्रोजन है, कोयला है, क्या हो जाएगा? तो किसमें सबसे कम प्रदूषण होगा? तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन पर्यावरणीय अनुकूल है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो सी आंसर हो जाएगा, ये सबसे कम प्रदूषण करेगा दिए गए विकल्पों में। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। सूर्य मंदिर निम्नलिखित में से कौन से राज्य में स्थित है? राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, तमिलनाडु है। सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? आपसे ये प्रश्न बन रहा है, बताएंगे। 14वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा? तो जो सूर्य मंदिर है, ये इस सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्या करते हैं, इसको ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। इसका निर्माण गंग वंश के राजा ने कराया। ठीक है, किसने? तो गंग वंश के राजाओं ने इस सूर्य मंदिर का निर्माण कराया है, जो कि कहाँ पर है? जो कि आपको उड़ीसा में, कोणार्क उड़ीसा में देखने को मिलेगा। इसको ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। गंग वंश के राजाओं ने इसका निर्माण कराया है। और 1984 में, 1984 में अगर हम लोग बात करेंगे तो 1984 में से विश्व विरासत स्थल में भी शामिल किया गया। ठीक है, क्या किया गया है? तो इसको विश्व विरासत स्थल में भी शामिल किया गया। 1984 में इसको विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को आपको याद रखना है। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। खुले बाजार कार्यवाही से क्या तात्पर्य है? ठीक है, 16वें प्रश्न की बात करेंगे। 16वां प्रश्न आपसे कह रहा है, खुले बाजार कार्यवाही से क्या तात्पर्य होता है? अनुसूचित बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेना, वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा उद्योगों को उधार देना, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री, निक्षेप संग्रहण। 16वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा? 16वें प्रश्न की बात करेंगे, खुला बाजार कार्यवाही से क्या तात्पर्य होता है? तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे विकल्प संख्या सी बिल्कुल करेक्ट होगा। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद करना और बिक्री करना खुला बाजार कार्यवाही कहलाता है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य, ठीक है, गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? कथक है, कथकली है, भांगड़ा है, गरबा है, क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य आपसे पूछ रहा, देखो कथक अगर आपसे पूछा जाएगा तो कथक आप कहोगे यूपी का है। ठीक है, कथकली अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप कहोगे केरल का है। कथकली अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप कहोगे केरल का है। ठीक है, भांगड़ा अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप कहोगे पंजाब का है। ठीक है, कहाँ का है? तो भांगड़ा आपसे पूछा जाएगा तो आप कहोगे पंजाब का है। ठीक है, और गरबा अगर हम लोग बात करेंगे तो गरबा जो है ये आपका गुजरात का हो जाएगा। गरबा, डांडिया, ठीक है, ये सब कहाँ के? तो गरबा, डांडिया, ये सब गुजरात का हो जाएगा। तो ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे भाई। 18वें प्रश्न की बात करेंगे। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता, ठीक है, बताइएगा, कानून के समक्ष, विधि के समक्ष समानता से संबंधित है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो विधि के समक्ष समानता की बात कर रहा है? अनुच्छेद 13 है, अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 17 है। कौन सा अनुच्छेद है जो विधि के समक्ष समानता की बात कर रहा है? तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे अनुच्छेद 14 हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता की बात करता है। अनुच्छेद 17 अगर हम लोग बात करें तो अनुच्छेद 17 जो है वो अस्पृश्यता या फिर कहेंगे छुआछूत का निषेध कर रहा है। अस्पृश्यता या फिर छुआछूत का निषेध कर रहा है, अनुच्छेद 17 हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 15 की अगर हम लोग बात करेंगे तो अनुच्छेद 15 कह रहा है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 जो है वो हमको बताता है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर भारतीय नागरिकों में भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो सारे अनुच्छेद आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, आपस में जुड़े हुए द्वीप समूहों को क्या कहते हैं? तो जल डमरू मध्य कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं, और किपोलॉगो कहते हैं, या फिर लैगून कहते हैं। बताएंगे क्या आ जाएगा? तो
ठीक है, आपस में जुड़े द्वीप समूहों को क्या कहा जाता है? बताइएगा क्या आ जाएगा? इस प्रश्न की बात करेंगे, क्या आ जाएगा? चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा? ठीक है, बताएंगे क्या आ जाएगा? तो जब बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप जो है वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं तो उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं ऑर्किपो, ऑर्किपो लागो कहते हैं। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑर्किपियो लागो कहा जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे भारत में लक्षद्वीप समूह की बात करेंगे और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको लक्षद्वीप में आपको बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप देखने को मिलेंगे जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सम्मिलित रूप से उन्हें द्वीप समूह कहा जाता है। उसी प्रकार से अंडमान निकोबार में भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न का, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया था? नहीं आपसे पूछ रहा है, बताएंगे किसका समर्थन नहीं किया? तो मद्य निषेध का, ग्राम पंचायत का, भारी उद्योग का, श्रम की गरिमा का। क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया था? आपसे पूछ रहा है। तो देखो, मद्य निषेध, शराबबंदी का तो इन्होंने समर्थन किया था। ठीक है, और ग्राम पंचायतों का तो इनका भी समर्थन किया, और श्रम, मेहनत का, जो व्यक्ति की जो श्रम है तो उसके श्रम का, उसके कार्य का, ठीक है, उसके कार्य के महत्व, उसकी गरिमा की भी इन्होंने समर्थन किया कि कोई भी कार्य छोटा बड़ा नहीं होता है। ठीक है, व्यक्ति बड़ा होता है, ठीक है, उसका कार्य बड़ा होता है। ठीक है, कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता है। ठीक है, तो श्रम की गरिमा की भी बात कर रहे हैं। भारी उद्योग का इन्होंने समर्थन नहीं किया था। भारी उद्योग का मतलब मशीनरियों से है, और गांधी जी को पता था कि अगर मशीनरियों का विकास होगा, मशीनरी अगर भारत में आती है तो फिर क्या होगा? तो बहुत सारे जो मजदूर हैं, जो कार्यों को कर रहे हैं, मशीनों के आने से वो बेरोजगार हो जाएंगे। ठीक है, उनकी स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। तो इन्होंने भारी उद्योग का या फिर तीव्र औद्योगिकरण का जो है समर्थन नहीं किया था। तो ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो देखो, राज्यपाल के कार्यकाल की जब भी आपसे बात होगी तो आप हमेशा यही कहिएगा कि जो राज्यपाल का कार्यकाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। ठीक है, क्या होता है? तो आप हमेशा यही कहेंगे कि राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। लेकिन अगर आपको मान लीजिए ऑप्शन में राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ना दिया हो, ठीक है, अगर आपको राज्यपाल के कार्यकाल के रूप में राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ना दिया हो, तब आपसे चूज करने को कहा जाए, तब आपसे पूछा जाए कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, तो फिर आप क्या कहेंगे? तो फिर आप कहेंगे 5 वर्ष होता है। ठीक है, कितना? तो आप कहेंगे 5 वर्ष का राज्यपाल का कार्यकाल होता है। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? अगर आपसे पूछ ले कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो आप कहोगे राष्ट्रपति को। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और राज्यपाल अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देते हैं। लेकिन अगर राज्यपाल से शपथ पूछ ले कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो फिर आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे जो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। राज्यपाल के लिए अगर आपसे पूछ ले आयु सीमा क्या होनी चाहिए, तो आप कहेंगे 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यपाल के लिए आयु सीमा क्या होनी चाहिए? तो आप कहोगे 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं था? लाला हरदयाल है, बाबा गुरुदत्त सिंह है, मोहम्मद बरकतुल्ला है, सोहन सिंह भाखड़ा। बताइएगा किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं था? गदर पार्टी की हम लोग बात करेंगे तो इसकी स्थापना कब हो रही है? तो आप कहोगे 1913 में हो रही है। ठीक है, 1913 में हो रही है। कहाँ पर हो रही है? तो सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में। ठीक है, कहाँ पर? तो फ्रांसिस्को सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। अगर हम लोग बात करेंगे फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना हो रही है। और किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं है, इस प्रश्न को आपसे पूछा जा रहा है। तो आप याद रखिएगा, लाला हरदयाल भी है, बरकतुल्ला भी है और सोहन सिंह भाखड़ा भी है। यहाँ पर बाबा गुरुदत्त सिंह जो है तो इनका संबंध गदर पार्टी से नहीं है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? थायरॉक्सिन होता है, ग्लाइकोजन होता है, गैस्ट्रिन होता है, डोपामाइन होता है। 23वें प्रश्न की बात करेंगे, तो हृदय की धड़कनों को तीव्र करने वाला, ठीक है, तीव्र करने वाला, उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? 23वें प्रश्न की बात करेंगे, आप कहोगे थायरॉक्सिन होता है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थायरॉक्सिन जो है ये हृदय की धड़कनों को उत्तेजित करने वाला हार्मोन होता है। ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ट्रांसफार्मर
ट्रांसफार्मर किसे परिवर्तित करने की युक्ति है? बताएंगे क्या हो जाएगा? तो ट्रांसफार्मर जो है ये किसे परिवर्तित करने की युक्ति है? डीसी को एसी में, कम वोल्टेज डीसी को उच्च वोल्टेज डीसी में, कम वोल्टेज एसी को उच्च वोल्टेज एसी में, या फिर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। 24वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा? तो ट्रांसफार्मर क्या होता है बताइएगा, क्या हो जाएगा? तो डीसी को एसी में कन्वर्ट कर रहा है, कम वोल्टेज डीसी को उच्च वोल्टेज डीसी में कन्वर्ट कर रहा है, कम वोल्टेज एसी को उच्च वोल्टेज एसी में, या फिर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो आप कहोगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, कम वोल्टेज एसी को उच्च वोल्टेज एसी में कन्वर्ट करने का काम करता है ट्रांसफार्मर। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो कम वोल्टेज एसी को उच्च वोल्टेज एसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। कंप्यूटर का कौन सा प्रकार कंप्यूटेशन, स्टोरेज और यहाँ तक कि एप्लीकेशन को भी पूरे नेटवर्क में सर्विस के रूप में काम करता है? क्लाउड कंप्यूटिंग है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग है, पैरेलल कंप्यूटिंग है, या फिर वर्चुअल कंप्यूटिंग है? 25वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा? तो कंप्यूटिंग का कौन सा एक प्रकार है जो कंप्यूटेशन, स्टोरेज और यहाँ तक कि एप्लीकेशन को भी पूरे नेटवर्क में सर्विस के रूप में काम करता है? क्लाउड कंप्यूटिंग होगा, डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटिंग होगा, पैरेलल कंप्यूटिंग होगा, या फिर वर्चुअल कंप्यूटिंग होगा? 25वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे क्लाउड कंप्यूटिंग हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्लाउड कंप्यूटिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। 26वें प्रश्न का आंसर करेंगे, रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है? रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। हवा रक्त के साथ मिलकर जटिलता उत्पन्न करती है, रक्त का प्रवाह कई गुना बढ़ जाता है, रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है, रक्त दाब कई गुना बढ़ जाता है। 26वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा? रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन को क्यों खतरनाक होता है, जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है? इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्योंकि हवा रक्त के साथ मिलकर जटिलता उत्पन्न करती है, रक्त का प्रवाह कई गुना बढ़ जाता है, रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है, या फिर रक्त दाब कई गुना बढ़ जाता है। तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं, नृजाति विज्ञान कहते हैं, वंशावली विज्ञान कहते हैं, प्रतिभा शास्त्र कहते हैं। आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्या कहोगे आप? तो आप कहोगे, क्या कहेंगे भाई बताइएगा? तो आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहेंगे? पारिस्थितिकी विज्ञान कहेंगे, नृजाति विज्ञान कहेंगे, वंशावली विज्ञान कहेंगे, या फिर प्रतिभा शास्त्र कहेंगे? क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे इसको पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कोणार्क मंदिर का निर्माता कौन है? तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ठीक है, ये आपको कहाँ पर? ये आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा। ठीक है, उड़ीसा में देखने को मिलेगा। गंग वंश के राजाओं ने इसका निर्माण कराया है। ठीक है, गंग वंश के राजाओं ने इसका निर्माण कराया है। 1984 में 1984 में इसको विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। ठीक है, इसको विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है कोणार्क के सूर्य मंदिर को, और इसको ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? तो इसको ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और किस वंश के? तो आप कहोगे जो है क्या हो जाएगा? तो किसने? तो गंग वंश के राजा ने निर्माण कराया है, नरसिंह देव वर्मन। ठीक है, कौन हो जाएंगे? तो नरसिंह देव प्रथम हो जाएंगे, नरसिंह देव प्रथम हो जाएंगे, वर्मन मत करना, नरसिंह देव प्रथम कहना। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? अशोक किसका उत्तराधिकारी था? आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, अशोक का उत्तराधिकारी नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? चंद्रगुप्त मौर्य हैं, बिंदुसार हैं, सुसीम है, दशरथ हैं? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। 29वें प्रश्न की बात करेंगे, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो आप कहोगे बिंदुसार का। ठीक है, ध्यान रखेंगे किसका? तो बिंदुसार का। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य राजा बनेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार राजा बनेंगे, और बिंदुसार के बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन? अशोक राजा बनेंगे। तो अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो आप कहोगे बिंदुसार का
उत्तराधिकारी था। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट था। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर करना है, किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा? भूमध्य रेखा पर होगा, पृथ्वी की सतह पर होगा, पृथ्वी के केंद्र पर होगा, पृथ्वी के ध्रुवों पर होगा। बताएंगे। 31वें प्रश्न की बात करेंगे। 31वें प्रश्न की बात करेंगे तो किसी वस्तु का अधिकतम भार जो है वो कहाँ पर होगा? तो भूमध्य रेखा पर होगा, पृथ्वी की सतह पर होगा, ठीक है, पृथ्वी की सतह पर होगा, पृथ्वी के केंद्र पर होगा या फिर ध्रुवों पर होगा। बताएंगे। चलिए बताइएगा इस प्रश्न का आंसर क्या करेंगे। तो किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा? तो आप कहोगे पृथ्वी के ध्रुवों पर होगा। ठीक है, कहाँ पर होगा? तो पृथ्वी के ध्रुवों पर अधिकतम भार होगा। तो ऑप्शन संख्या क्या जाएगा? तो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आज के सेशन में हम लोगों ने जीके जीएस के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण वाले प्रश्नों को डिस्कस किया और उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहा करे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।